अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है आईआर में से वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इंडिया की। इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे हम बात करेंगे। कल हमने जो पोर्शन शुरू किया था वो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का था और उस पे हमने डिस्कशन की थी। और पहले हमने समझा कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। एंड देन वी स्पोक अबाउट द रशियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और हमने रशियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पे बात की। सो हमने समझा कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो होती है वो ऑब्जेक्टिव्स बताती है किसी भी न्यूक्लियर कंट्री का कि वो न्यूक्लियर वेपन्स क्यों अक्वायर करना चाहते हैं और व्हाट आर देयर रीज़न टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। और उसमें हमने जब रशियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ी तो दैट वाज यूएस सेंट्रिक। और उन्होंने वहाँ पे ये भी हाईलाइट किया था इनिशियली इन देयर डॉक्ट्रिन के वो अपनी टेरिटरी के डिफेंस में करेंगे और ये अगेंस्ट न्यूक्लियर स्टेट्स ही होगा। लेकिन आफ्टर क्रीमियन एनेक्सेशन और बाद में जाके उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि नहीं, हम ये चीज़ किसी नॉन न्यूक्लियर स्टेट के अगेंस्ट भी इस्तेमाल कर सकते। सो इट वाज रशियन एम्बिशन, ख़ास करके ईस्टर्न यूरोप में जो उनका मकसद था बहुत ही पुराना है कि जब से वो प्यूटन जो उनकी हेड ऑफ़ द स्टेट बनाए तो ये उनकी एक वाज़ेह पॉलिसी रही है कि वो अपना खोया हुआ मकाम या जो जहाँ जहाँ पे वो सैल्विक पॉपुलेशन है, जो सैल्विक कल्चर के लोग हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट उनकी फुटप्रिंट्स स्ट्रांग हो और वेस्टर्न यूरोप को वहाँ से दूर रखें। सो सिमिलरली आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और ये जो कंट्री है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है जिसकी हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करेंगे, दैट इज़ इंडिया। आज हमारा फोकस इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होगा। सो इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की अगर हम बात की जाए तो उसमें जो ड्राफ्ट पहला 1999 में आया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डीएनडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने मतलब हाईलाइट किया न्यूक्लियर थिंकिंग ऑफ इंडिया। ये बताने की कोशिश की जो इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जो उन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन जो डेवलप किया या जो उसका एक्सपेरिमेंट किया उसके मकसद क्या हैं। और उन्होंने ये भी वहाँ पे स्पेसिफाई किया था कि जो जो डॉक्ट्रिन है दैट इज़ टाइम बाउंड, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसको चेंज भी कर सकते हैं। सो इसका जो रेशनल है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का, उसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो दैट इज़ थ्रेट टू सोवेनिटी ऑफ इंडिया एंड डेंजर टू ह्यूमैनिटी। इंडिया हैज़ राइट टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। तो एक तो वो उनका जो क्लेम है दैट इज़ फार के अगर इंडियन सोवेनिटी को थ्रेट है, और दूसरा है वो जो बात करते हैं कि ह्यूमैनिटी को अगर थ्रेट हो तो वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक वन पॉइंट क्लियर। हमारा जो पढ़ यहाँ पे लेक्चर्स का या वीडियोस का मकसद होता है वो सीखने के लिए होता है। ऑन पेपर जो हमारे पास फैक्ट्स होती हैं उन पे हम सिर्फ काम करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ बायसनेस। इसको हम साइड पे रख के जो चीज़ें हैं फॉर आवर गुड, फॉर आवर पेपर, फॉर आवर एग्जाम एंड फॉर आवर नॉलेज एंड फॉर आवर लर्निंग, वही चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि सामने रखूँ। कभी कभार अगर कोई चीज़ हो जाती है तो उसके लिए भी मैं अपोलोजाइज़ कर लेता हूँ कि क्योंकि बायसनेस को लाने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग या एजुकेशन में। इस चीज़ की कोई भी प्लेस नहीं होती है। सो अगर हम इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे भी वो एक इम्पार्शियल होके जो है उनकी बात, फिर उस पे काउंटर पाकिस्तान का स्टैंड क्या है या ग्लोबल कंसर्न्स कौन कौन से हैं। सो दीज आर द थिंग्स के जो सीक्रेट बेसिस पे होती है। लाइक दुनिया का कोई भी कंट्री 100% अपनी इंफॉर्मेशन ऑन पेपर शो नहीं करता। वो कुछ शो करते हैं और ऑब्वियसली उसके साइड में काउंटर स्ट्राइक्स भी आ जाते हैं और उसके अगेंस्ट में काउंटर रेस्पॉन्सेज भी होते हैं। सो मूविंग ऑन आवर मेन टॉपिक, उसकी तरफ हम जाएंगे। सो फिर उसके अलावा डीएनटी कॉल्स फॉर क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। वो कहते हैं कि हमारी जो डेटरेंस है वो मतलब मिनिमम होगी, फुल स्पेक्ट्रम तक हम नहीं जाएंगे, मतलब कि इतनी हो कि हम अपना डिफेंस कर सकें और जवाबी कार्रवाई में हम अपना रिस्पांस दे सकें। लेकिन इनकी जो पॉलिसी है जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन सोवेनिटी के लिए हम करते हैं या ह्यूमैनिटी के लिए करते हैं या मिनिमम स्पेक्ट्रम जो क्रेडिबल डेटरेंस है, उस पे हमारे एक स्कॉलर रहे, राइटर भी रही हैं आईआर के, परवेज़ इकबाल चीमा। वो इस चीज़ को थोड़ा सा एम्बुगियस कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन है या पॉलिसी है वो क्लियर नहीं है, ये थोड़ी सी मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग इन टर्म्स के अगर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्लियर होती है तो सामने वाले जो स्टेट्स होते हैं या ग्लोबल लेवल पे जो स्टेट्स हैं होते हैं उनके लिए एक क्लियरिटी होती है कि पर्टिकुलर कंट्री के पास कितनी वेपनरीज हैं या उसका रियल पर्पस क्या है या वो किस हद तक उस लीथेलिटी तक जा सकता है। तो उन्होंने उसको
एम्बिगुअस करार दिया। लेकिन जब हम इंडियन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम मिनिमम डेटरेंस रखना चाहते हैं। दूसरी बात, फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर टेरिटरी या फोर्सेस पर अटैक हुआ तो फिर इस पे वो मतलब फ़र्स्ट यूज़ का भी सोच सकते हैं। लेकिन जो मेन बात इनिशियली डीएनडी की है वो फर्स्ट यूज़ की नहीं है। फिर उसके अलावा पॉलिटिकल लीडरशिप हैं, वो इसको ऑथोराइज़ करेगी। इसकी जो यूज़ है वो पॉलिटिकल लीडरशिप करेंगी और इसके लिए कोई भी मतलब मिलिट्री या वो नहीं करेंगे, जो सिविलियन लीडर्स होंगे वो इसको करेंगे। नो अटैक ऑन नॉन न्यूक्लियर स्टेट, बट इन केस ऑफ मेजर अटैक बायोलॉजिकल और केमिकल इंडिया वुड यूज़। अगर पहले तो नॉन न्यूक्लियर स्टेट भी नहीं करेंगे, पर अगर कोई पर्टिकुलर नॉन न्यूक्लियर स्टेट इंडिया के अगेंस्ट केमिकल वेपन्स, क्योंकि वो न्यूक्लियर तो नहीं थे लेकिन वो बहुत ही लीथल होते हैं और उसमें भी काफ़ी मतलब डैमेज हो सकता है, तो वहाँ पे भी वो सोच करेंगे उसको, मतलब स्विच करके यूज़ करेंगे उसको। बट नो फर्स्ट यूज़ हैज़ नो वैलिडिफिकेशन। अब इसकी जो वैलिडिफिकेशन है इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि in a few years ago, in few years time, उनके एक मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको, आई थिंक ही इज़ डिफेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने इस चीज़ को क्लेरिफाई किया था कि वो फर्स्ट यूज़ की भी चॉइस रख सकते हैं। जब स्टेटमेंट इस तरह की अगर कोई डिफेंस मिनिस्टर दे या फॉरेन मिनिस्टर दे, हेड ऑफ द स्टेट दे, वो बहुत ही वैलिड पॉइंट रखती है। अब इस पे पाकिस्तान का व्यू क्या है, वो मतलब कांति बायपाल एक हैं स्कॉलर, उनका है कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने हथियार न्यूक्लियर इसलिए रखा है क्योंकि इंडिया के पास है। ये मतलब एक राइटर हैं जो कि इम्पार्शियल राइटर यू कुड से, जिसका ये कहना है कि पाकिस्तानी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान तो हमेशा डिफेंसिव रियलिज्म की अप्रोच रखता है, ऑफेंसिव के लिए नहीं रखता है। इंडियन स्टांस जो मोस्टली होता है वो चाइनीज़ तरफ होता है कि चाइना के पास है, और पाकिस्तान देखता है कि इंडिया कौन कौन सी चीज़ें करता है, तो इन दैट रेस्पॉन्स पाकिस्तान रिएक्ट करता है। पाकिस्तान डाउट्स इंडियन स्टांस एज इन 2005 इंडिया कॉल चाइना एज राइवल एंड इट मीन्स टू इक्वलाइज चाइना। जैसे मैंने बोला कि पाकिस्तान के लिए ये बात है क्योंकि इंडिया कहता है कि मेरा राइवल चाइना है, और मेरी जो पॉलिसी होगी या मेरा जो न्यूक्लियर के जो वेपन्स हो गए या मैं अक्वायर करूँगा जो भी चीज़ें या वारेट्स का नंबर बढ़ाऊँगा, वो अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ काउंटर में मैं या उसके पर्सपेक्टिव में बढ़ाऊँगा। अब इस चीज़ के लिए पाकिस्तान के लिए कंसर्न है क्योंकि पाकिस्तान की टेरिटोरियल उनके साथ डिस्प्यूट्स है और इतनी वार्स हो चुकी हैं, सो पाकिस्तान के लिए ये मसला एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान कॉल्स इट इज़ अ हाइपोक्रिटिकल अप्रोच, कि ये अप्रोच जो है वो हाइपोक्रिटिकल है, क्योंकि आपके पास इतना तो है कि अब आप खुद को डिफेंस कर सकें। अब उसको उतनी लेवल तक जब आप ले जाते हैं तो फिर आप जो अपना रीजन है, रीजन की पावर पॉलिटिक्स है या जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको आप शैकल करते हैं और वहाँ पे एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो जाती है। सो इसकी अगर लबे लुबाब देखें तो इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वो एक एज़ यूजुअल वो अपनी मतलब डिफेंस के लिए होते हैं, जो जैसे सारे कंट्रीज़ कहते हैं, लेकिन उस पर फिर अपोजिशन के काउंटर्स वगैरह भी आ जाते हैं। सो विद दिस आई विल एंड माय दिस लेक्चर एंड ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसके लिए मैं अगर फाइनल सेंटेंस में एक और चीज़ ऐड करूँ बिफोर एंडिंग माय लेक्चर, कि इनके आने से एटलीस्ट एक चीज़ तो हुई है कि इंडिया पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो वो डायरेक्टली इतना कोई बड़ी वार में नहीं गए हैं, जैसे 65 और 71 में हुआ था, इवन 48 में हुआ था। कारगिल में एपिसोड हुआ छोटा सा, लेकिन वो इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया ड्यू टू दीज न्यूक्लियर वेपन्स। हालांकि हैं तो बहुत लीथल, लेकिन इनकी जो डेटरेंस है वो बहुत पावरफुल होती है। कंट्रीज़ मतलब अवॉइड करती हैं कि वो इन न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ना जाएं। सो गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।